Hello everyone, hi and welcome you all on Physics Adhyan and this is lecture number 46 on this mathematical physics series। और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिरिचलेट कंडीशंस और जो फूरियर हाफ रेंज सीरीज थे उनके बारे में बात किए थे, क्वेश्चंस किए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, दैट इज द पार्सेवल्स आइडेंटिटीज। पार्सेवल्स आइडेंटिटीज पार्सेवल्स आइडेंटिटीज में डायरेक्टली बताने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप नहीं क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहते हैं सो जनरल मतलब वेक्टर्स के टर्म्स में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। लीनियर वेक्टर अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर आप टेंसर्स पढ़ रहे हो तो ओवरऑल आइडिया जो टेंसर्स का है वो भी थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता आपको रहेगा। हमने जब स्टार्ट किया था फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, देन आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि साइन और कोसाइन जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं। ये ऑर्थो नॉर्मल फंक्शंस हैं। इट मींस कि साइन और कॉस को अगर आप इंटीग्रल करोगे, साइन एन एक्स या कॉस एन एक्स को, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप इंटीग्रल करोगे ओवर अ पीरियड, यानी कि 0 to 2 पाई या -पाई से पाई के बीच में, यू विल गेट जीरो। इट मींस साइन एंड कॉस एन ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो इसको एक टर्म आता है यहाँ पे बेसिस। बेसिस पहले हम लोग समझ लेते हैं एक जनरल आइडिया से कि क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे तो यूज नहीं होगा बट क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बहुत यूज होगा। लेट सपोज एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, कार्टेशियन में ले लो। कार्टेशियन में ले लिया, मेरे पास ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, ये मेरा जेड कैप है। कोई एक पॉइंट है स्पेस में, लेट सपोज ये एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं लेट सपोज 3, 2, 2 है, लेट सपोज। तो ये जो वेक्टर है 3, 2, 2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3, 1, 0, 0 +2, 0, 1, 0 एंड +2, 0, 0, 1। ये 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 क्या है? दिस इज नथिंग बट 3 ऑफ एक्स कैप +2 ऑफ वाई कैप +2 ऑफ जेड कैप। तो ये एक वेक्टर का शॉर्ट नोटेशन है कि उसके कंपोनेंट्स को हमने एक वेक्टर फॉर्म, एक डायगोनल, एक कॉलम में लिख दिया 3, 2, 2। सो इट मींस इट्स अ वेक्टर इन दिस। ये जो टर्म्स हैं ये कहलाते हैं बेसिस। ये जो हम लोग 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिस। यानी कि ये जो वेक्टर मैंने लिखा है वो इस बेसिस में लिखा है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। ओके। इसकी एक बहुत ही फॉर्मल अदर डेफिनेशंस भी हैं जिस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, अभी इररिलेवेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेन आइडिया है वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इसी वेक्टर को, ये जो पॉइंट पी है, इसको आप दूसरी बेसिस में भी लिख सकते हो, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। एक मेरे पास एक कोई दूसरी बेसिस है, लेकिन उसमें ये जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये चेंज हो जाएंगे, ये 3, 2, 2 नहीं रहेंगे। लेट सपोज ए बी सी हो गए हैं। this a b c vector can be written as a component of x prime cap plus b component of y prime cap plus c component of z prime cap। बट वेक्टर वही है, हमने बस उसको अलग अलग दो रेफरेंस फ्रेम से देखा था। एक एक्स वाई जेड से देखा है जो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसमें मैंने इस तरीके से लिखा और आपको बताया कि जो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 है वो इस 3 डायमेंशनल सिस्टम की बेसिस फॉर्म करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कराने का मतलब यह है कि जो बेसिस होती हैं किसी 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल किसी भी डायमेंशनल सिस्टम में हो, वो यूनिक नहीं होती, उनको तुम चेंज कर सकते हो। यानी कि एक्स प्राइम कैप और वाई प्राइम कैप और जेड प्राइम कैप, ये जो है ये एक नया दूसरी बेसिस है। तो उस बेसिस में, इस पर्टिकुलर बेसिस में आप किसी वेक्टर p को लिख सकते हो, बट वो जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कुछ चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको इस एक्स प्राइम, सॉरी एक्स कैप और एक्स प्राइम कैप, वाई कैप और वाई प्राइम कैप, जेड कैप और जेड प्राइम कैप के बीच में रिलेशंस पता है, इफ यू नो द रिलेशंस, तब आप ये एग्जैक्टली बता सकते हो कि 3, 2, 2 वाला जो वेक्टर है वो ए बी सी में कैसे फॉर्म होगा या इस बेसिस में इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ
लीनियर वेक्टर एल्जेब्रा, यहाँ वहां पे आप यही सारी चीजें पढ़ते हो। मेरा जो मेन पॉइंट है इस वेक्टर की लेंथ देखो, सॉरी ये लेट सपोज ओपी, आप किसी भी बेसिस में रहो, जो वेक्टर की लेंथ है ओपी, दिस शुड बी कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो इट मींस कि चाहे मैं x प्राइम y प्राइम z प्राइम में उस वेक्टर की लेंथ निकालूं, इट मींस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या यहाँ पे इसका मॉडुलस निकालूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर मेरा x प्राइम y प्राइम z प्राइम ऑर्थोगोनल, ये वाले जो प्राइम वेक्टर बेसिस हैं ये ऑर्थोगोनल में ट्रीट कर रहा हूँ, सो दिस विल कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये कुछ नहीं है। ग्रेट। तो जो लेंथ ऑफ वेक्टर है दोनों बराबर होंगे, इट मींस ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो होगा वो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर होगा। इस पूरी एक्सरसाइज बेसिस का जो आइडिया है, आप इतना ही सोचो कि दो अलग अलग बेसिस में अगर हम सेम वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी, या क्वांटम मैकेनिकल या लीनियर एल्जेब्रा में उसको हम लोग नॉर्म बोलते हैं, यानी कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज प्रिजर्व, यानी कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज कांस्टेंट इन डिफरेंट बेसिस। या हम लोग एक छोटा सा पॉइंट या कंक्लूजन यहां से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस, नॉर्म ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। ओके, तो इसको करा बेसिस, जिस हिसाब से यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल में मेरी जो बेसिस थी वो क्या थी, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, या प्राइम वाले जो मेरी बेसिस थी, उसी तरीके से अलग अलग बेसिस फॉर्म हो सकते हैं। किसी भी बेसिस में लो, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। तो लेट्स से क्वांटम मैकेनिक्स में मेरा एक वेव वेक्टर साई है, और मे बी आप जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोटेशन जो है वो क्लियर ना हो, बट डोंट वरी, हम लोग कुछ चीजें करेंगे, एंड डोंट वरी अबाउट मैथमेटिक्स की नहीं समझ में, जस्ट आइडिया समझो कि ये साई मेरा एक वेव फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैंने डिराक नोटेशन में लिखा हुआ है, दिस इज अ किट साई। इसको मैं सम ओवर ऑल द स्टेट्स में लिख सकता हूँ विद सम कोफिशिएंट सी के एंड फाई ओवर के, और ये जो फाई के है दिस इज माय क्वांटम मैकेनिकल बेसिस। इस पर्टिकुलर बेसिस में मैंने इस वेव फंक्शन को एक्सपैंड किया है, तो इट मींस C1 फाई के फाई वन प्लस C2 फाई के टू प्लस C3 फाई के थ्री, वो जो सुपर पोजिशन ऑफ मेनी, ये जो बेसिस है, मतलब अगर उनका सारे सुपर पोजिशन ले लोगे, दिस विल गिव मी a wave function psi, that's the idea। बट इसी वेव फंक्शन को, इसी साई को, सेम साई को मैं एक दूसरे बेसिस में लिख सकता हूँ, लेट सपोज जे, ये मेरा काई जे है, लेट सपोज दूसरी मेरी बेसिस है, अनदर बेसिस। ओके, और लेट सपोज इसके कोफिशिएंट्स अलग होंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम बेसिस बदलेंगे तो मेरे कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। तो हम सेम आइडिया यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं कि एक वेक्टर साई है, और उसको मैंने दो डिफरेंट बेसिस में लिखा, एक फाई के बेसिस में, एक साई जे बेसिस में। तो सी के और डी डी जे जो होंगे वो मेरे डिफरेंट होंगे, दैट्स द आइडिया। ओके, तो अगर मैं इस ये जो वेव वेक्टर है इसका नॉर्मलाइजेशन करूं या इसका नॉर्म निकालूं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि मॉड साइज स्क्वायर में निकालूं, तो मॉड साइज स्क्वायर जो होगा दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस, और ये मेरा क्या आ जाना चाहिए, ये मैथमेटिक्स में नहीं करा रहा, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस शुड बी मॉड सी के स्क्वायर या समेशन ओवर जे मॉड डी जे स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए। यहाँ से हमें एक आइडिया, क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत यूज होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखना। क्वांटम मैकेनिक्स में अभी नहीं, बट आप लोग जब थोड़ा पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप डिराक और ये नोटेशंस पढ़ोगे, तब नॉर्मलाइजेशन आएगा बार बार करना। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं किसी भी वेव फंक्शन को, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफरेंट बेसिस में लिखोगे, नॉर्म चेंज नहीं होगा, इसके भी कई अदर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो एक हमने साई इस तरीके से लिखा, ये लेट सपोज राइट दिस एज इक्वेशन नंबर वन। एक मैंने एक दूसरा साई है, ये मेरा साई है, लेट सपोज एक मैंने लिखा साई प्राइम। साई प्राइम मैंने इन्हीं बेसिस में लिखा
फाई के और जाई के में, बट ये मेरा वेक्टर दूसरा है, ये मेरा एक वेव फंक्शन दूसरा है. सो दिस विल एंड अप विथ डिफरेंट कोफिशिएंट्स. लेट्स सपोज सी प्राइम के, बट बेसिस मेरी सेम है, प्लस अभी सॉरी इज इक्वल टू इस बेसिस में समेशन ओवर जे डी जे प्राइम जाई जे. देखो दो चीजें मैंने की. पहला क्या किया, ये वाला. पहले क्या किया कि एक वेक्टर है साई, उसको मैंने दो अलग अलग बेसिस में रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा कि ये जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. आपको ये चीजें समझ में आई? मैथमेटिक्स नहीं समझ में आई, डोंट वरी, बट चीजें समझ में आई, आइडिया समझ में आया. इसका मैंने नॉर्म निकाला. कैसे निकाला जाता है, डोंट वरी, बट नॉर्म कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इस तरीके से आएंगे. और तो यहाँ से हमें पता चला कि सभी कोफिशिएंट्स का जो सम है और इधर जो सभी कोफिशिएंट्स का सम है दैट शुड बी सेम. और ये आइडिया मैंने कहाँ पे लिखा था, ये वाला. अगर वेक्टर में आप देखना चाहते हो तो ये जो है और ये जो है दीज आर सेम. तो ये बस वही लिखा है कि मॉड ऑफ सी के स्क्वायर मॉड ऑफ डी जे स्क्वायर आर सेम. अब मैंने क्या किया कि ये मेरा एक वेक्टर है, अब मेरा एक दूसरा वेक्टर है. साई और साई प्राइम दोनों अलग अलग हैं, बट मैं इस वेक्टर को इन्हीं बेसिस में लिख रहा हूँ, फाई प्राइम और साई प्राइम के बेसिस में. तो मेरे जो कोफिशिएंट्स होंगे, लेट सपोज यहाँ पे सी के आए थे, लेट सपोज यहाँ पे दूसरे कोफिशिएंट्स आएंगे सी प्राइम के, डी प्राइम जे, इस तरीके से आएंगे. ओके. अब मेरा एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट. क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है. अगर आप डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट आइडिया यह है कि जो इनर प्रोडक्ट है दिस इज रिटन एज लाइक दिस साइड. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये कैट और ब्रा नोटेशन है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डोंट वरी, जस्ट आइडिया समझो कि दिस विल बी सी के प्राइम. ओके. व्हेन दिस xi प्राइम इज इक्वल टू xi, तो ये क्या बन जाएगा, xi इज इक्वल टू समेशन ओवर के सी के. और यही ये जो है दिस इज नथिंग बट योर मॉड ऑफ xi स्क्वायर एंड दिस इज समेशन ओवर के सी के, ये मॉड स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा बट आई एम ट्रीटिंग दैट सी के टू बी रियल, सो सी के स्क्वायर. तो दिस इज द आइडिया. और इसी को आप लिख सकते हो समेशन ओवर जे डी जे डी जे प्राइम. तो ये इनर प्रोडक्ट है. अगर ये दोनों वेव फंक्शन सेम थे तो यह क्या आ जाएगा, सी के प्राइम सी के स्क्वायर, या आ जाएगा डी जे स्क्वायर. दैट्स इट. तो अगर आपको ये कहानी समझ में आई है, आइडिया समझ में आया, कि आइडिया क्लियर है कि क्या चीजें हैं, तो मेरा ये जो सी के प्राइम है दीज आर कोफिशिएंट्स, और ये जो फाई के है दीज आर बेसिस. जब आप नॉर्म निकाल रहे हो, जब आप वेक्टर की लेंथ निकाल रहे हो, स्पेशली लेट सपोज दिस, नॉट दिस, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. जब आप वेक्टर का नॉर्म निकाल रहे हो तो वहां पे बेसिस नहीं आ रही है. और सेम आइडिया अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट, यही आइडियाज यूज करेंगे अपने फुरियर सीरीज में. तो फुरियर सीरीज में एफ ऑफ एक्स मैंने क्या लिखा था, दैट वाज ए नॉट बाई टू प्लस some this was summation over n is equal to 1 to infinity an cos 2 pi nx divided by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity b bn of sine of n pi x 2 pi nx divided by b minus a. अब अगर आप इस पूरे फंक्शन को इस तरीके से सोचो कि ये मेरा वो वेव वेक्टर है साई. ओके. ये मेरे ए नॉट ए एन ये जो है दीज आर द कोफिशिएंट्स जो मैं सी लिख रहा था बार बार. और ये जो कॉस फाई और साइन फाई है दीज आर माई फाई केस. ओके. ये मेरी बेसिस है. और ये मैंने आपको जो फुरियर सीरीज में पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में भी बताया था कि साइन और कोसाइंस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं. दीज आर दीज बेसिस जिनकी फाई के मैं बात कर रहा था. तो अब जो आइडिया हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा वो क्या है कि अगर सॉरी दिस, हाँ,
तो वो आइडिया क्या है कि अगर मैं इस वेक्टर का नॉर्म निकालूं, यानी कि इस फाई के, ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स है, इसका अगर मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट करूं एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पे हम इंटीग्रल का यूज करेंगे विद इन द लिमिट a टू b इंटू डी एक्स, दिस शुड, कुछ भी आएगा बट दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। उसमें मेरा ये साइन और कॉस के टर्म्स नहीं आने चाहिए, उसमें मुझे बस ये कोफिशिएंट्स आएंगे, ये आएंगे बस। दैट्स द आइडिया। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर मैं इसके कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सब हम लोग करेंगे, बट आइडिया क्या है वो समझ में आना चाहिए। कि मैंने एक वेक्टर था 3 to 2 के बीच में, एक वेक्टर है मेरे पास, उसको मैंने एक बेसिस में लिखा और उसका कुछ मॉडुलस आया, कुछ नॉर्म आया, उसका कुछ लेंथ आई वेक्टर की, मैंने बेसिस चेंज कर दिया, दूसरी लेंथ आई, दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। ये आइडिया मैंने एक एग्जांपल से कहा और ये पूरा कंक्लूजन इसका निकाला। फिर मैंने थोड़ा सा आपको क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की कि मेरा एक वेव वेक्टर है कैट साई, उसको मैंने एक डिफरेंट बेसिस, मतलब एक बेसिस में एक्सपेंड किया फाई के, कुछ कोफिशिएंट्स हैं, अनदर बेसिस में भी कर सकते हैं जाई के विद सम कोफिशिएंट्स डी से, और फिर मैंने इसका साई का नॉर्म निकाला, यानी कि लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, एक तरीके से कह सकते हो अगर साई मेरा वेक्टर है तो वो कुछ इस तरीके से आया। और ये जो आया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये फाई के या जाई जे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस है। अब वही आर्गुमेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये मेरा एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, और ये मैंने एक बेसिस में एक्सपेंड किया था साइन और कोसाइन के विद सम कोफिशिएंट्स। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं प्रीवियस जो भी डिस्कशन हुआ उससे, कि अगर मैं ये क्वांटिटी निकालूंगा, मॉड एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, देन दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस बेसिस, यानी कि कॉस और साइन वाले टर्म्स उसमें नहीं आने चाहिए, जो भी आएगा इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के टर्म्स में आएगा। अगर ये आइडिया आपको क्लियर है, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन एंड सी कि एग्जैक्टली क्या आएगा, कैसे आएगा, और उस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो। ओके, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको दो वेव फंक्शन लिखाए थे ना, साई और जाई, तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर एक्सरसाइज करेंगे जो कि एक मोस्ट जनरल अप्रोच होगी। उसके बाद हम लोग कुछ पर्टिकुलर केस को देखेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो जाऊंगा। पीरियोडिक फंक्शन है ए नॉट बाई टू, लेट सपोज फॉर द दिस मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, इसके लिए b माइनस ए का जो पीरियड है इसको मैं 2 पाई ले लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। आप b माइनस ए के लिए भी कर सकते हो। समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और बिलीव मी, ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन का हो यहाँ से, मतलब यहाँ से चाहे वो बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे लीनियर वेक्टर स्पेस हो, या क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हो, चाहे वो फूरियर सीरीज पढ़ना हो, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है। आप कोई डिफरेंट, आप खुद से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत होंगी, बट यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस सबको एक साथ करके बता रहा हूँ, सो दैट यू डोंट हैव टू लुक हेयर एंड देयर कि इन आपस में रिलेशंस क्या है, और आप अपने से इससे और भी ज्यादा रिलेशंस आप बना सकते हो। बट दैट इज द थिंग कि ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो लीनियर वेक्टर अलजेब्रा हो, चाहे वो फूरियर सीरीज हो, एवरीथिंग इज सेम। ए नॉट बाई टू प्लस ये आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा देन यूजुअल, लास्ट दो वीडियोस थोड़ा स्मॉल थे, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। इन्फिनिटी bn ऑफ cos ऑफ nx, कुछ इस तरीके से। इन्हीं बेसिस में, इन्हीं साइन और कॉस की बेसिस में हम एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स, जो कि है ए नॉट बाई टू। उसके कोफिशियंट्स अलग आएंगे, याद रखना। जब बेसिस हम लोग मतलब दूसरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम बेसिस में, तो मेरे जो कोफिशियंट्स हैं दैट विल बी चेंज। लेट्स यूज अ डिफरेंट नोटेशन। n तो मेरा रनिंग वेरिएबल है, लेट्स टेक m साइन ऑफ mx प्लस समेशन ओवर m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bm
कॉस ऑफ एन एक्स। हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और वो क्वांटिटी वो ये है, इनर प्रोडक्ट है इस फंक्शन एफ एक्स का एक दूसरे फंक्शन एफ एक्स के साथ, और इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं ओवर द लिमिट ए टू, दैट्स द आइडिया। ओके, तो जनरल अप्रोच क्या होगी कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को एक दो तीन, एक दो तीन, थ्री थ्री 9 टर्म्स आएंगे, उन 9 टर्म्स को इंटीग्रेट करो, जो आएगा दैट इज द आंसर, दैट्स द थिंग। बट यहाँ पे हम लोग करेंगे वही करेंगे बट स्लाइटली डिफरेंट वे। फर्स्ट टर्म हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट टर्म में कोफिशियंट्स हैं तो क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई फोर, फिर ये आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी इंटू डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बी माइनस ए। तो हमने किसका किसका इंटीग्रल किया, इसका और इसका इंटीग्रल किया, एंड वी कन्विंस्ड आवरसेल्फ कि ये इंटीग्रल मेरे पास ये आ जाएगा। प्लस अब इसका ए नॉट बाई टू, कर्सर को देखो, ए नॉट बाई टू और ये वाला टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, ए नॉट बाई टू ए एम समेशन ओवर वन टू इंफिनिटी इंटीग्रल ए टू बी साइन एम एक्स डी एक्स। साइन एम एक्स डी एक्स ए टू बी कितना है मेरे पास, चाहे जीरो से टू पाई ले लो या माइनस पाई से पाई ले लो, लेट्स टेक जीरो टू टू पाई। तो जीरो टू टू पाई के बीच में ये जो साइन एम एक्स का जो इंटीग्रल होगा दिस विल गिव यू जीरो, प्लस ए नॉट बाई टू का इस कॉस के साथ, यानी कि अब इसका और इसका इंटीग्रल कराओ, दिस विल अगेन कम टू बी जीरो, क्योंकि कॉस फंक्शन भी जीरो से टू पाई के पीरियड के बीच में उसका जो इंटीग्रल है दैट विल गिव मी जीरो। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए नॉट को मैंने तीन टर्म्स जो है इनके कैलकुलेशंस लिख लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया कि ये फर्स्ट तीन है। सेकंड, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन फंक्शन है, दिस विल अगेन गिव मी जीरो, प्लस अब थोड़ा सा ये है कि साइन और कॉस, साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दिस विल गिव मी a term which is summation over n is equal to 1 to infinity summation over m is equal to 1 to infinity a n a m, और बाकी टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रल ओवर a टू b साइन ऑफ एन एक्स साइन ऑफ एम एक्स इंटू डी एक्स, ये टर्म आएगा। प्लस लेट मी डिलीट दिस सो दैट मैं बताता रहूं कि कौन कौन से टर्म कर रहे हैं, प्लस ये वाला टर्म। सो अगर आपको याद है साइन, सॉरी मैंने एक गलती की, यहाँ पे m आएगा क्योंकि मैं m इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। साइन nx और कॉस mx ये दोनों ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, अगर आप इनको लिमिट इस जीरो टू टू पाई के बीच में करोगे दिस विल अगेन गिव यू जीरो। ये नेक्स्ट तीन टर्म्स हो गए। अब हम लोग लास्ट के तीन टर्म्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट दिस कम आउट टू बी। अब ये वाला टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल गिव मी जीरो। फिर एक कॉस और साइन वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, पीरियड जीरो टू टू पाई में इनका इंटीग्रल भी जीरो आ जाएगा, प्लस एक टर्म और आएगा समेशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी समेशन m इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बी एम। ये मोस्ट जनरल अप्रोच मैं आपको करा रहा हूँ, ए टू बी कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, ये आएगा। ओके, तो ये पूरा इंटीग्रल आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ना कंसाइज फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको इंटीग्रल देखने में आसान लगे। तो ये जो जीरो वाले हैं इनको सबको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये सारी चीजें हटा दी मैंने, ये बचा। सो लेट मी अरेंज दीज टर्म्स। ओके, तो ये जो फंक्शंस है वो मैंने एक पास कर दिए। अब थोड़ा सा एक बार थोड़ी सी मैं और यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँ कि ये जो टर्म्स हो गए ये तो कैलकुलेटेड है, बचा है ये वाला टर्म, और यहाँ पे एक समेशन है n और m पे, तो यानी कि ये टर्म क्या आ जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, सोचो n जब वन होगा m जब वन होगा तो ये क्या आ जाएगा साइन x साइन x, ठीक है। n वन है m टू है तो क्या आ जाएगा साइन x साइन 2x, इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स आएंगे। अगर आपको याद हो तो ये इंटीग्रल्स आप देखो, ये जो फर्स्ट लेक्चर आप याद करो फूरियर सीरीज का जहां पे मैंने पीरियड पढ़ाए थे या एवरेज ऑफ अ फंक्शन पढ़ाया था, तो ये
चाहे माइनस पाई से पाई मैंने डिफाइन किया था, चाहे इसको आप 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर लो, दिस विल रिमेन द सेम। तो जब साइन एम एक्स साइन एन एक्स है, जब m और n मेरा नॉन इक्वल टू है, यानी कि अभी जो इंटीग्रल जो हमें करना है, यानी कि n इज नॉट इक्वल टू m के लिए, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो, ओके, इनके लिए वो वैल्यूज जो होंगे दैट विल गिव मी 0। बट m इज इक्वल टू n के लिए दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बट हमारा जो n और m पे जो समेशन है वो 1 से शुरू हो रहा है, सो वी डोंट वरी अबाउट दैट। जब m और n सेम होंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय वो जो ये लिमिट थी, दैट्स द सेम थिंग। सो दिस वाज, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस पाई से पाई के बीच में किया था तो यहाँ पे मुझे हाफ मिल गया, बट यू कैन सी इजिली कैलकुलेट, दिस विल कम आउट टू बी b माइनस ए बाई टू। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इंटीग्रल पे। ओके तो हम लोग आ गए अपने इंटीग्रल पे। तो ये जब नॉन इक्वल टू n और m होगा, सो दिस विल गिव मी 0, यानी कि वही टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगे जहां पे n और m जो होंगे इक्वल होंगे। तो एक समेश, या तो आप n और m पे एक डेल्टा फंक्शन लगा दो, यहाँ पे ये लिख दो, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी, देखो मैंने ये इंटीग्रल b माइनस ए पे कर रहे हैं, बट दैट इज द सेम, आप a को b यहाँ पे माइनस पाई से पाई या 0 टू 2 पाई भी कर सकते हो, बट आई एम डूइंग इन अ मोस्ट जनरल वे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको साइन एन पाई, एन पाई एक्स 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 एम पाई एक्स बाई बी माइनस ए, इसको इंटीग्रेट करोगे दिस यू विल गेट दिस बी माइनस ए बाई टू इंटू डेल्टा एन एम। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, डेल्टा फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये n, ये क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है, ओके, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। तो n और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है वो b माइनस ए बाई टू कब आएगा, जब n और m इक्वल होंगे। नॉन इक्वल टू पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी सेम आ जाएगा b माइनस ए बाई टू इंटू डेल्टा एन एम। तो डेल्टा एन एम जब आप समेशन खोलोगे तो एक समेशन इस डेल्टा फंक्शन को, डेल्टा फंक्शन की वजह से एक समेशन चला जाएगा। सो व्हाट फाइनली यू विल गेट इज दिस टर्म, व्हाट विच इज दिस, कि f of x dx integral over a to b is equal to a naught by 4 b minus a, okay, plus b minus a by 2 summation over n is equal to 1 to infinity an am था, बट एक डेल्टा फंक्शन की वजह से n इज इक्वल टू m हो गया, प्लस b माइनस a बाई टू समेशन ओवर n इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी बी एन बी एम, कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो, सॉरी बी एम नहीं, बी एन, क्योंकि n और m सेम है, रनिंग इंडेक्स है, तो हम लोग दोनों को nn लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और फैंसी वे में लिखा जा सकता है, 1 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ a टू b fx fx dx is equal to a naught by 4 plus summation plus half summation over n is equal to 1 to infinity an an plus bn bn, चाहे आप इसको अलग अलग लिख लो या सेम में लिख लो, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द पार्सिवल्स आइडेंटिटी, पार्सिवल्स आइडेंटिटी या पार्सिवल्स थ्योरम या पार्सिवल्स फॉर्मूला, कुछ भी आप कह लो, बट डू रिमेम्बर कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। तो एक चीज तो यहाँ से आपको, लेट मी थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, ग्रेट, यहाँ से आपको पता चल गया। अब हम लोग वो कंडीशन कर लेते हैं कि एफ एक्स और जो एफ ऑफ एक्स है दीज आर सेम, इफ एफ एक्स जो सेम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर dx is equal to a naught, sorry, not a naught square by 4 plus half
summation over n is equal to 1 to infinity an square प्लस बी एन स्क्वायर। बहुत सी बुक्स में, चाहे कोई भी बुक्स देख लो, सब में ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही लिखा होता है कि ये जो पार्सेवल्स आइडेंटिटी है दिस इज गिवन टू बी दिस। बट बहुत ही कम ऐसी बुक्स है जहाँ पे रियली एग्जैक्टली कैलकुलेशन की होती है कि कैसे आया है। और उससे भी बहुत ऐसी कम बुक्स होंगी जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल, लीनियर वेक्टर अलजेब्रा या बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन इनका यूज करके रिलेट किया हो कि वो जो चीजें हैं और यहाँ पे जो चीजें कर रहे हैं दीज आर सेम। ओके, तो अब हम लोग एक फाइनल एक्सप्रेशन इसको लिख लेते हैं, जो कि अभी मैंने लिखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, 1 बाई बी माइनस ए, वही फॉर्मूला है, आई एम राइटिंग दिस अगेन just to show you one thing, mod fx square dx plus 1 by 4 mod a naught square plus summation over n is equal to 1 to infinity half mod of an square plus mod of bn square। अब मैंने यहाँ पे mod क्यों लगा दिया, क्योंकि इन जनरल अभी तक तो मैंने a नॉट a n b n को रियल नंबर्स माने थे, बट इन जनरल जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मेरा जो फुरियर कोफिशिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं तो आपको मॉडुलस का स्क्वायर करना होगा। बट डू रिमेम्बर, ये जो पार्सेवल्स आइडेंटिटी है या जो पार्सेवल फॉर्मूला है कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज कंजर्व्ड या जो भी चीजें हम लोग पढ़े, दिस इज ट्रू अंडर अ कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि a टू b, ये जो फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हो मॉड एफ एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, यानी कि एफ एक्स जो है, या लेट मी राइट इन दिस वे कि एफ एक्स शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। या वेव, क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो कि वेव फंक्शन जो साई है दैट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। ओके, तो ये सेम आइडियाज यहाँ पे भी है। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि अगर आप इस यहाँ पे मतलब क्या है कि ए और बी जिस रेंज में ये फंक्शन डिफाइंड है और ये जो इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे दिस शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि ये फंक्शन जो है वो डाइवर्ज नहीं करना चाहिए, दिस शुड कन्वर्ज। ओके, सो दिस इज द आइडिया। क्वांटम मैकेनिक्स में मेरी ये जो लिमिट्स होती हैं वो कितनी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स एफ एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। दैट्स द आइडिया ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो आइडेंटिटी है दिस इज नोन एज द पार्सेवल्स आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चीज करेंगे दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, जिसका काम होगा कि फुरियर सीरीज को कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मैं आइडिया आपको यहीं पे लिख देता हूँ, 1 बाई बी माइनस ए टू बी एफ एक्स स्क्वायर dx is equal to summation over n is equal to minus infinity to infinity mod fn square। ये fn क्या है, these are Fourier coefficients in complex representation, या कह लो complex Fourier coefficients। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वो हम पढ़ा देंगे तब आपको बता देंगे कि ये fn क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, डू रिमेम्बर ये फंक्शन है एफ एक्स और ये एफ ऑफ एन फूरियर कोफिशिएंट्स हैं। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब हम लोग इस ये सॉरी हम लोगों ने ये जो एक्सप्रेशन निकाला है इस पे थोड़ा सा अब हम लोग अपने रेंज में आ जाते हैं, यानी कि साइन और कॉस और इवन और ऑड इस तरीके के फंक्शंस में आ जाते हैं। लेट्स सी कि क्या बनेंगे। लेट्स सपोज कि मेरा एक फंक्शन डिफाइंड है हाफ रेंज सीरीज में, एंड नाउ यू नो कि हाफ रेंज सीरीज को आप इवन और ऑड फंक्शंस में कैसे थिंक कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। तो साइन सीरीज है, इट मींस कि ए नॉट और ए एन मेरे जीरो हैं, ए नॉट और ए एन सारे जीरो हैं। तो जो मेरा पार्सेवल आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी, 1 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ लेट्स सपोज ये जो हाफ रेंज सीरीज है दिस इज गिवन इन इंटरवल 0 to L
तो हमने इसको, वही आइडिया है कि 0 to L हाफ रेंज साइन सीरीज दिया है, इसको हम ऑड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी -L to L, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से 2 टाइम्स 0 to L mod of fx square dx should be equal to half summation over n is equal to 1 to infinity mod of bn square, क्योंकि a नॉट और an मेरे जीरो हैं। b माइनस a मेरा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स l, क्योंकि इवन फंक्शन याद रखना, b माइनस a ऑड फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसका होगा, तो दैट विल बी 2 by l। So this will be 1 by L integral 0 to L mod fx का whole square dx is equal to half summation over n is equal to 1 to infinity bn square। ओके, तो ये हाफ रेंज साइन सीरीज हो गया। इसी तरीके से आप सिमिलर वे में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का भी एक्सपेंशन आप निकाल सकते हो। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जो है वो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, प्लीज वेरीफाई इट, क्योंकि आप लोग के पास भी काम हो जाएगा करने के लिए, कुछ होमवर्क मिल गया। 0 to L f of x का होल स्क्वायर dx, ये 2 by b माइनस है, ये सेम फैक्टर ही आएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ a नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 to infinity मॉड ऑफ an स्क्वायर। प्लीज वेरीफाई दिस, इसको आप लोग करके देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। ओके, सो लेट मी चेक, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। लेट मी चेक माय नोट्स कि आज का जो वीडियो था उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी थी। वी हैव लर्नड ऑर्थोगोनल बेसिस, बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में एक जनरल आइडिया दे दिया, एंड दिस दैट आइडिया, वो जो वेव वेक्टर कैटब्रा नोटेशन था, दैट विल बी मोर क्लियर जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे या लीनियर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे। पार्सेवल्स थ्योरम बता दिया, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में बता दिया, और जनरल फॉर्म मैंने एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स का लिए निकाल दिया कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन, हाँ एक चीज और दैट आई मिस्ड, वेट, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, कि ये जो फंक्शन है, ये कहानी जो मैंने अभी तक की, ये ट्रूथ अभी है कि जब ये दोनों फंक्शन सेम पीरियड में डिफाइंड हो ए टू बी। अगर एक a1 से b1 है, एक a2 से b2 है, देन दैट इज, तब आप इसको इतनी आसानी से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, माय बैड। इट मींस कि दोनों का जो पीरियड है, L जो पीरियड है, दैट शुड बी b माइनस से, ये सेम होना चाहिए। पीरियड ऑफ बोथ द फंक्शन एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स शुड बी सेम। सो अच्छा हुआ नोट्स देख लिए, बट दैट्स द थिंग कि जनरलाइजेशन मैंने करा दिया यहाँ पे। ये आपको जनरलाइज्ड फंक्शन, ये कहाँ गया, दिस पार्सेवल आइडेंटिटी मैंने बता दिया। फिर एक स्पेशल केस जहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स दोनों सेम है वो बता दिया। हाफ रेंज और ग्रेट, तो हाफ रेंज और ये भी बता दिया। अभी क्वेश्चंस मुझे कराने, बट आई गेस ये लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट्स का हो गया, सो क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा, नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा सा होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, दो क्वेश्चन आई विल गिव यू होमवर्क। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि ये आइडिया आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आई कैन नॉट से कम्प्लीटली बिकॉज आई हैव नॉट टीच्ड यू क्वांटम मैकेनिक्स। अगर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो पढ़ाया होता, देन आई शुड, आई मतलब वहाँ पे मुझे आइडिया होता कि ये मुझे वहाँ पे चीज़ें बतानी है, देन वहाँ पे मैं आपको रिफर करता कि यहाँ पे देखो जाके। ओके, सो मे बी जब क्वांटम मैकेनिक्स का कैडब्रा नोटेशन हम लोग कभी टाइम पे पढ़ेंगे, देन आई विल अगेन रिफर टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशली इस पूरे पार्सिबल्स आइडेंटिटीज के ऊपर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर लिया करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। चलो ठीक है, थैंक यू।